हेलो नमस्कार दोस्तों, जय सियाराम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉयलर ऑटोमेशन सीरीज के नेक्स्ट लॉजिक के बारे में, नेक्स्ट कंट्रोल लूप के बारे में, जिसका नाम है मेन स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल, जिसे हम अटेम्परेटर कंट्रोल भी बोलते हैं। एक्चुअली टरबाइन में जो हम स्टीम देते हैं वो हमारी एक फिक्स सेट पॉइंट की होती है। अगर वो सेट पॉइंट हमारा प्लस या माइनस होता है, इन दोनों ही कंडीशंस में हमारी टरबाइन पे और जो हमारे सुपर हीटर्स की जो कॉइल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, वो हमारी डैमेज हो सकती हैं। इसलिए हम इस कंट्रोल लूप का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो टेम्परेचर है, वो हम एक सर्टेन पॉइंट पर उसे चला सकें। अब लॉजिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा बॉयलर का जो टेम्परेचर मेन स्टीम टेम्परेचर होता है, उसका वेरिएशन किन-किन कारणों से, किन-किन रीज़न्स की वजह से होता है। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा रीज़न बनता है, वो होता है हमारा बॉयलर लोड। बॉयलर लोड। दूसरा रीज़न होता है हमारा कंबस्शन कंट्रोल। हमारे फर्नेस में किस टाइप का कंबस्शन चल रहा है, उसकी वजह से भी हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर जो होता है, उसमें वेरिएशन आ जाता है। तीसरा पॉइंट होता है हमारा एयर फ्लो कंट्रोल। इसके साथ में जो हम शूट ब्लोवर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हमारा जो मेन स्टीम टेम्परेचर होता है, उसमें वेरिएशन आता है। तो बेसिकली ये 4 कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो मेन स्टीम टेम्परेचर होता है, उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर किसी भी रीजन की वजह से मेन स्टीम टेम्परेचर हमारा डिजाइनिंग टेम्परेचर से ज़्यादा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो बॉयलर की जो सुपर हीटर्स की जो कॉइल हैं, जो ट्यूब्स हैं, उनकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। इसके साथ-साथ अगर वेरिएशन हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी टरबाइन भी ट्रिप हो सकती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम टेम्परेचर कंट्रोल या मेन स्टीम कंट्रोल का लॉजिक का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा डिजाइनिंग टेम्परेचर है, जो हमारा सेट पॉइंट है, हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर उसी सेट पॉइंट को फॉलो करे और इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े। तो आइए समझ लेते हैं इसका फ्लो डायग्राम कि किस तरीके से हमारा टेम्परेचर कंट्रोल वर्क करता है। तो अभी हम मान लेते हैं ये हमारा एक बॉयलर है, बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम से हमारी स्टीम निकलेगी, बॉयलर ड्रम। यहाँ से हमारी स्टीम निकली। जब भी हमारी बॉयलर ड्रम से स्टीम निकलती है, तो वो हमारी प्राइमरी सुपर हीटर या फर्स्ट स्टेज सुपर हीटर में पहुँचती है। तो अभी हम फर्स्ट स्टेज सुपर हीटर को ड्रॉ कर लेते हैं और फर्स्ट स्टेज सुपर हीटर से निकलने के बाद ये हमारी स्टीम डी सुपर हीटर में जाती है। डी सुपर हीटर जहाँ पे हमारा एक कंट्रोल वॉल्व लगा होता है, जिससे हम वाटर स्प्रे कराते हैं ताकि हमारी जो मेन स्टीम टेम्परेचर अगर हमारा राइज हो रहा है, तो उसको हम अपने सेट पॉइंट पे अचीव करा पाएँ। जब डी सुपर हीटर से हमारी स्टीम निकलती है, तो वो हमारी जाती है सेकेंडरी सुपर हीटर या सेकंड स्टेज सुपर हीटर और सेकंड स्टेज सुपर हीटर से निकलने के बाद हमारी स्टीम पहुंच जाती है टरबाइन में। ये है हमारा प्राइमरी सुपर हीटर, ये हमारा हुआ सेकेंडरी सुपर हीटर और सेकेंडरी सुपर हीटर से निकलने के बाद हमारी स्टीम पहुंचेगी टरबाइन में। अभी हमें टेम्परेचर कहाँ का मेंटेन करना है? हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है जो टेम्परेचर हमारी टरबाइन को मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेम्परेचर एलिमेंट लेना होगा, जिससे हम इस स्टीम के टेम्परेचर को मेंटेन रख पाएंगे। और हमारा जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, इसका जो आउटपुट निकलेगा, वो हमें एक टीआईसी ब्लॉक, टेम्परेचर इंडिकेशन कंट्रोलर, इसकी जो प्रोसेस वैल्यू होगी, ये हमारे एक कंट्रोलर में पहुंचेगी और इस कंट्रोलर को हम एक सेट पॉइंट प्रोवाइड कराएंगे और इस कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा, वो हमारे कंट्रोल वॉल्व को मिलेगा और एक कंट्रोल वॉल्व जो है हमारी वाटर को आगे पहुंचाएगा और यहाँ पे हमारी नोजल्स लगी होती हैं, जिन नोजल्स के थ्रू हमारा वाटर जो होता है वो हमारी सुपर हीटेड स्टीम के ऊपर वॉश किया जाता है, जिससे जो टेम्परेचर हमारा राइज हो रहा है वो फिर से डाउन होने लगता है। अभी इसके साथ साथ ये भी समझ लेते हैं, यहाँ पर हमारी दो तरीके की नोजल्स लगी होती हैं। पहली होती है बीएनडी, वेरिएबल नोजल डिवाइस। दूसरी होती है एफएनडी, फिक्स नोजल डिवाइस। इन दोनों नोजल्स का क्या काम होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम टेम्परेचर कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। तो इस तरीके का अगर हमारा कोई अरेंजमेंट बना हुआ है, तो वो होगा हमारा सिंगल कंट्रोल लॉजिक का। मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ एक ही पीआईडी यूज कर रहे हैं
और एक ही टेम्परेचर एलिमेंट से एक पीआईडी यूज कर रहे हैं और उसका आउटपुट जो निकल रहा है वो हम कंट्रोल वाल्व को दे रहे हैं और कंट्रोल वाल्व हमारे वाटर की स्प्रे सुपर हीटेड स्टीम पे लगाना शुरू कर दे रहा है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं सिंगल कंट्रोल लॉजिक। इसके साथ साथ अगर हमारा बॉयलर की कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कैस्केड लूप का यूज करते हैं। और कैस्केड लूप का यूज हम कैसे करेंगे अभी हम आगे समझ लेते हैं। जब हम बात करेंगे कैस्केड लूप की तो कैस्केड लूप में हमारा क्या होगा, दो पीआईडी हमारी यूज होंगी। अभी हम उनको समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि सिंगल कंट्रोल लूप में हम जो सेकेंडरी सुपर हीटर से जो हमारा आउटपुट स्टीम निकल रही थी उसके टेम्परेचर को हम मेंटेन कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे वाटर की सप्लाई प्रोवाइड करा रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा प्राइमरी सुपर हीटर और डी सुपर हीटर के बाद जो हमारी सुपर हीटेड स्टीम निकल रही है वहां पर भी हम एक टेम्परेचर एलिमेंट ले लेंगे। मान लीजिए ये हो गया TT2, ये था हमारा TT1। TT1 के लिए हमने TIC1 का एक कंट्रोलर यूज किया, एक पीआईडी यूज की। अब TT2 के लिए भी हम एक TIC का यूज करेंगे। ये मान लीजिए ये है TIC2। अब इसका जो आउटपुट होगा वो हमारे इस वाले पीआईडी को दिया जाएगा और यहाँ पर हम एक सेट पॉइंट यहीं पे प्रोवाइड कराएंगे जो हमारा सेट वैल्यू होगी। ये हमारी प्रोसेस वैल्यू, ये हमारी प्रोसेस वैल्यू यहाँ पे आई। अभी क्या होगा, यहाँ का जो मैनिपुलेटेड वैल्यू है वो इस वाले पीआईडी के लिए सेट पॉइंट का काम करेगा और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारे जाएगा कंट्रोल वॉल्व के लिए और कंट्रोल वॉल्व इसके अकॉर्डिंग हमारे डी सुपर हीटर की जो वाटर क्वांटिटी है उसको मेंटेन रखेगा। तो अभी हमने यहाँ पर दो लूप देखे, एक हमने देखा सिंगल कंट्रोल लूप, एक हमने देखा कैस्केड कंट्रोल लूप। तो इन दोनों का यूज कब होगा, कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, उस पर बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा बॉयलर कम कैपेसिटी का है तो उसके लिए हम सिंगल कंट्रोल लूप का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से अच्छे से वर्क करता है। अगर हमारा बॉयलर हाई कैपेसिटी का है तो उस कंडीशन में हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रखने के लिए हम कैस्केड लूप का यूज करते हैं। अब मान लीजिए अभी हमारा कोई बॉयलर आ गया 170 टीपीएच का, 150 टीपीएच का, तो उन बॉयलरों में हम सिर्फ दो नहीं 3 सुपर हीटर यूज करते हैं जिन्हें बोलते हैं प्राइमरी सुपर हीटर, इंटरमीडिएट सुपर हीटर एंड सेकेंडरी सुपर हीटर। सेम इसी तरीके का उसमें भी लॉजिक रहता है, बस इसके आगे वहां पर एक और सुपर हीटर ऐड हो जाएगा, वहां से भी हम टेम्परेचर एलिमेंट निकालेंगे और एक पीआईडी लगाएंगे और उस पीआईडी के थ्रू हम डी सुपर हीटर कॉइल को वाटर का स्प्रे करवाएंगे ताकि हमारी मेन स्टीम टेम्परेचर है उसे हम कंट्रोल रख सकें और कंट्रोल्ड और सेट पॉइंट के साथ जो हमारी मेन स्टीम टेम्परेचर होगा उसे हम टरबाइन को प्रोवाइड करा सकें। क्योंकि टरबाइन की एक रेटिंग होती है, फिक्स रेटिंग होती है कि उसे इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर की स्टीम ही चाहिए। अगर उसे उस प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन में टरबाइन सेफ्टी इंटरलॉक्स जो होते हैं वो टरबाइन को ट्रिप करा देंगे, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में ब्लैकआउट भी हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम इस तरीके के एक कंट्रोल लॉजिक का यूज करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं डीसीएस में अगर हमें मेन स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल का प्रोग्राम बनाना हो तो हम उसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। जब हम डीसीएस पे कोई भी प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले हमें एक प्राइमरी एलिमेंट बनाना पड़ता है, मीन्स एक प्रोसेस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो प्रोसेस वेरिएबल बनाने के लिए मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहाँ पर TT501 PVI, इसका इनपुट एक्सटेंशन %% i TI501। अभी हमारा एक प्रोसेस वेरिएबल रेडी हो गया मेन स्टीम टेम्परेचर का। अभी हम बात करने वाले हैं सिंगल कंट्रोल लॉजिक अगर हम बना रहे हैं तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से इसे परफॉर्म करेंगे। अभी क्या हुआ, ये हमारी प्रोसेस वेरिएबल हमारा रेडी हो गया। प्रोसेस वेरिएबल हमारा दोस्तों कहाँ जाएगा, एक पीआईडी ब्लॉक में जाएगा। मान लीजिए TIC501 पीआईडी। अब इस पीआईडी का जो हमारा आउटपुट होगा, मान लीजिए TIC502, ये हो गया हमारा MLD स्विच, मैनुअल लोडर स्विच। मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि मैनुअल लोडर स्विच का यूज हम किस लिए करते हैं। आपने अगर हमारी बॉयलर ऑटोमेशन सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके हमारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये जो हमारा MLD स्विच का जो आउटपुट निकलेगा
उसका एक्सटेंशन होगा परसेंट ओ TIC 502। ये जो हमारा आउटपुट है, ये जो हमारा मैनिपुलेटेड वैल्यू है, ये हमारे उस कंट्रोल वाल्व को दी जाएगी, जो हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए हॉट वाटर को मेन स्टीम पे स्प्रे कराएगा, जिससे हमारा जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो धीरे धीरे हमारा डाउन हो जाएगा। ये तो थी सिंगल कंट्रोल लॉजिक की बात। अभी हम कर लेते हैं कैस्केड लूप की बात। कैस्केड लूप में क्या हुआ, हमारे दो पीवीआई ब्लॉक यूज हो रहे थे, दो प्रोसेस वेरिएबल यूज हो रहे थे, तो अभी हम उनको देख लेते हैं। अभी हम मान लेते हैं हमारा एक TT401 पीवीआई ब्लॉक हमने यहाँ पे ले लिया। मैं अपने पेन के कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि कैस्केड लूप और आपका सिंपल लूप आपको अलग अलग दिखाई दे सके, समझ में आए। परसेंट आई TI401 ये हमारा एक्सटेंशन हो गया। इसके बाद जो हम आउटपुट निकालेंगे TIC401 PID। अभी हमने यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी सुपर हीटर का जो आउटपुट स्टीम का जो टेम्परेचर था, उसके लिए हमने एक प्रोसेस वेरिएबल का ब्लॉक बनाया। उस प्रोसेस वेरिएबल को हमने एक PID ब्लॉक में दिया। अभी हम क्या करेंगे, इस PID वेरिएबल का जो आउटपुट होगा वो हम इस वाले PID ब्लॉक में दे देंगे। तो अभी हम इस लॉजिक को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये है हमारा सेकंड सुपर हीटर का टेम्परेचर। सेकंड सुपर हीटर का टेम्परेचर का जो प्रोसेस वैल्यू था, ये हमने PID में दी। PID में हमने एक सेट वैल्यू प्रोवाइड कराई। उस सेट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने आउटपुट MLD स्विच को दिया और MLD स्विच ने एक मैनिपुलेटेड वैल्यू निकाली जो कि हमारे कंट्रोल वाल्व के लिए जा रही थी। ये था हमारा सिंपल लूप। अभी हम जब कैस्केड लूप की बात कर रहे हैं, तो कैस्केड लूप के लिए हमने फर्स्ट सुपर हीटर या प्राइमरी सुपर हीटर का जो हमारा आउटपुट का मेन स्टीम टेम्परेचर का जो प्रोसेस वेरिएबल था, सबसे पहले हमने उसको ड्रॉ किया। उसको ड्रॉ करने के बाद हमने एक PID वैल्यू बनाई। इस PID वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। जब हम कैस्केड लूप की बात करेंगे, इस PID का जो हमारा आउटपुट निकलेगा, इस समय हमारा ये सेट पॉइंट वैल्यू होगा और हम यहाँ पर अपना सेट पॉइंट देंगे। जो हम सेट पॉइंट देंगे उसके अकॉर्डिंग PID एक हमारा आउटपुट वैल्यू निकालेगा। वो आउटपुट वैल्यू हमारी जाएगी सेकेंडरी PID में। इस सेकेंडरी PID का काम क्या होगा, ये हमारे प्रोसेस इनपुट को रिसीव करेगा। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सेट पॉइंट वैल्यू आई है, वो हमारा आउटपुट कंट्रोल वाल्व को प्रोवाइड कराएगा। इस तरीके से हम मेन स्टीम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।